सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 मई का न्यूज़पेपर, 8 मई 2025 का। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारा जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके रिटेलिएशन में इंडियन फोर्सेस ने अभी पाकिस्तान के टेरर बेसिस को उड़ा दिया है। उसमें 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स की गई हैं उनके टेरर, जहाँ पे टेररिस्ट कैंप थे और जो वहाँ पे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया है। और पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अभी हाईएस्ट अलर्ट पे है इंडिया में किसी भी काउंटर रिस्पांस के लिए। और टारगेट किया गया कि किसी सिविलियन को हार्म नहीं किया गया, और बाकी सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप और वहाँ के जो वो जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उनका, उसको सिर्फ तबाह किया गया है। तो यहाँ पे जो बहुत ही प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक किया गया है ये 24 जो मिसाइल्स ने, ये और ये किन टोटल 9 प्लेसेस पे किया है जो कि बॉर्डर से 6 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी पे थे। और ये स्ट्राइक्स फिर यहाँ पे आपका जो है किस किस किन मिसाइल से किया है, बेसिकली मिराज 2000 जेट से किया है और स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल से किया है। तो मिराज जो जेट है वो आपका बेसिकली हमारा फ्रांस से लिया गया है। और स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या होती है? स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है जो एक क्रूज़ मिसाइल होती है। क्रूज़ मिसाइल बेसिकली आपकी जो है आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, जो एयर से सरफेस पे वार करती है। और ये लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ती है, तो लो ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण इसका प्रेसिजन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस रडार में ये नहीं आती है। और वहीं ये स्कैल्प ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ पूरे रास्ते ये गाइडेड रहती है और इसका इंजन हमेशा चालू रहता है। और वहीं पे दूसरे टाइप की मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल में जो है ट्रेजेक्ट्री जो फॉलो करती है वो पैराबोलिक फॉलो करती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पहले तो ये एयर में जाती है, स्पेस में आउटर स्पेस तक जा सकती है। फिर वहाँ से फिर वहाँ पे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करके नीचे बहुत स्पीड से गिरती है। तो इसका इंजन सिर्फ हाफ वे चालू रहता है, यहाँ से वो फ्री फॉल करती है। और ये हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन भी यूज़ किया गया है। ये क्या है? बेसिकली हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन एक टाइप का बॉम्ब होता है जो कि आपके एयरक्राफ्ट से रिलीज़ किया जाता है। तो ये इसका भी जो रेंज होता है लगभग 60 किलोमीटर का होता है। और ये भी एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन एक अटैक करता है, जैसे राफेल में इसको राफेल से भी रिलीज़ कर सकते हैं इसको। तो जो ये 24 लोकेशंस टारगेट की गई, इसमें से जो 21 कैंप्स थे जो कि इन टेरर के हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद, ये इन इन इनके जो टारगेट्स हैं उसमें 9 टारगेट्स जो है 6 से 100 किलोमीटर के बीच में थे। और ये सब स्ट्राइक्स रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में कंडक्ट की गई थी। पूरे ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम था, प्लस जो है ये हमारे लिए बैलिस्टिक, ये हमारी क्रूज़ मिसाइल थी। जो आपकी स्कैल्प मिसाइल होती है क्रूज़ मिसाइल है जो एयर टू सरफेस होती है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल ये दूसरी होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। तो हमने यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल यूज़ की थी और हैमर बॉम्ब यूज़ किया था, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। यूक्रेन मॉस्को के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है कि जो है विक्ट्री डे के दिन रशिया में ड्रोन अटैक किया यूक्रेन ने, और जबकि यूक्रेन बोलता है कि इस समय कोई भी ब्लेम लगा सकता है जो है रशिया उसके ऊपर। और फिर यहाँ पे हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट इतना आर्टिकल नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे जो केरला में जो थ्रिशूर पूर्णम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि वहाँ पे 10 टेम्पल्स मिल के एक टेम्पल में मनाते हैं, जिसका नाम है वडाकुन्नाथम टेम्पल, जो कि मलयालम मंथ जो है अप्रैल मई में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एलिफेंट परेड कराते हैं, देखिए पूरा, और डेकोरेट किया जाता है उनको, ट्रेडिशनल म्यूज़िक वहाँ पे उसके साथ ये पूरा मनाया जाता है। वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा शोकेस किया जाता है इस फेस्टिवल में, त्रिशूर पूर्णम में। ये मिलके सब फिर लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा की। उसके बाद जो आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, वो बेसिकली आपका ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। और पेज नंबर 3 आपका, यहाँ पे आईएमडी ने येलो अलर्ट
जारी किया है तेलंगाना के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में कि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म और लाइटिंग गस्टी विंड्स आ सकती हैं। तो हमारे इम्पोर्टेंट का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली हमारा जो है वो वेदर फोरकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है। और ये वेदर क्लाइमेट और ओशियन की स्टडीज़ करता है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जैसे अर्ली वार्निंग, जैसे किस चीज़ की, साइक्लोन्स की, रेनफॉल, टेम्परेचर और कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, तो इसका मेन गोल है डिज़ास्टर जैसे साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, इनका अर्ली प्रोडिक्शन करे और लोगों को सतर्क रखे और अर्ली वार्निंग दे उनको। ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है? बेसिकली सैटेलाइट डेटा लेता है, वेदर स्टेशंस, रडार्स, इनको यूज़ करके प्रोडिक्शन करता है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे कतर, स्पेन और जापान बोल रहे हैं कि जो है डी एस्केलेशन के लिए बोल रहे हैं कि दोनों रिस्ट्रेंट रखे दोनों नेशंस। और इसराइल ने बट इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट किया है और बोला है कि फाइट और सपोर्ट किया है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इसराइल ने। तो अलग अलग देश अलग अलग व्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो हमने जो वहाँ पे मिसाइल अटैक किए उसके बाद में हमने यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पांस में, तो फिर उसके बाद में इंडिया ने जो 13 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं उनको बेसिकली बुलाया और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने क्यों स्ट्राइक किया उन्होंने बताया कि वो सिर्फ एक रिस्पांस था जो कि पहलगाम टेरर अटैक पे था, और ये कोई हम एस्केलेट करने के लिए हमने नहीं किया वॉर को, बल्कि एक रिस्पांस था पहलगाम टेरर अटैक के लिए, और जो कि टारगेटेड था और नॉन एस्केलेटरी था। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो TRF है वहाँ का रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में एसोसिएटेड रहता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, वो बोला कि पाकिस्तान ने उनको शील्ड किया और UNSC रेजोल्यूशन से भी हटाकर सिचुएशन को एस्केलेट किया। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की सबके सामने, और पाकिस्तान की जो सपोर्ट है टेरर ग्रुप्स को उनको UN के सामने रेज़ किया, और चाइना का जो सपोर्ट रहता है उसको भी इन सारे कंट्रीज़ के सामने एक्सपोज किया। तो ये न्यूज़ थी बेसिकली। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारी NIA से रिलेटेड है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपील की है इंफॉर्मेशन के लिए पहलगाम टेरर अटैक में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। और ये आपकी बनाई कब गई थी? 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसमें जो है बनाई गई थी, जिसका एम था कि जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको रोकना, और टेरर फाइनेंसिंग को भी। तो ये इंडियन स्टेट्स में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चाहे वो स्टेट्स का क्राइम हो या ना हो, और मेनली फोकस टेररिज्म रिलेटेड होता है इसका, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स पर। बेसिकली जो है जो आपके एंटी टेरर लॉज हैं जैसे UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर जो भी किसी भी टेरर ग्रुप को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। के बाद जो काफ़ी डिस्कशन हुआ, बेसिकली ये सब तो सारा टेरर अटैक्स के बारे में ही है। तो जो हमारे कल ब्रीफिंग दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जो पूरे मीडिया में उन्होंने, वो कौन था, वो 2 महिलाएं थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कॉलोनल सोफिया कुरैशी। तो ये इनका भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि हमारे लेडीज़ ऑफिसर्स कितनी बहादुर हैं, और वो उन्होंने आके प्रेस ब्रीफिंग की ऑपरेशन के बाद। यहाँ पे अब पाकिस्तान भी सीज़ फायर वायलेशन काफ़ी कर रहा है बॉर्डर पे। तो मॉर्टर शेलिंग कर रहा है विलेजेस में, जिसमें कि हमारे 12 सिविलियंस की और एक सोल्जर की डेथ हो गई है, और तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारी एक PMLA एक्ट के बारे में है। वहाँ पर कोई केस चल रहा है तो उसके बारे में। तो हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या? बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है, और इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ से अर्न किया गया, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ से अगर कोई पैसा अर्न किया गया है, तो उसको जो है जो लेजिटिमेट दिखाया जा रहा है कि लेजिटिमेट है, तो उसको जो है बेसिकली प्रिवेंट करना है। तो
इस अगर इलीगल मनी को लीगल सोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि करप्शन के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और अगर कोई गिल्टी पाया जाता है इसमें, तो उसकी जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स को अटैच कर सकती है। और ये कौन कौन एनफोर्स करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है इम्प्लीमेंट करती है, एनफोर्स करती है। तो ये कोई भी एसेट्स को जो है सीज़ कर सकती है, और वो प्रॉपर्टी फोरफीट भी हो सकती है वहाँ से। और ये एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में एक्शन लेती है। तो बहुत ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है और हैवी फाइन्स होते हैं इसके, 3 से 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। और बैंक्स को कोई भी सस्पिशियस अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो वो आपके जो है ईडी को या रिपोर्ट करना पड़ता है इसके लिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली पीएमएलए के बारे में हमने देख लिया। फिर उसके बाद में जो हिंदू हडल, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हो रहा है अभी बेंगलोर में, तो इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के केसेस हैं दुनिया में, जिसमें कि टाइप 2 डिज़ीज़ और 221 मिलियन केसेस है 2022 में। और यहाँ पे बोला गया है इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर, कार्डियो, कोई भी हार्ट की डिजीज़ हो गई, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, जो कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है आपके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें अर्जेंट जो है ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ को इमीडिएटली और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये इसमें जो इंडिया हडल इवेंट जो हो रहा है उसमें डिस्कस किया जा रहा है। फिर यहाँ पे आपका एक यहाँ पे देखिए, ये एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये कोरिया के सदर्न आइलैंड्स में जो हेनो ड्राइवर्स जो है, बेसिकली उनके में एक यूनिक जेनेटिक एडेप्टेशन है, जिसमें कि वो 10 मीटर तक पानी के अंदर जा सकते हैं, 7 आवर्स अ डे, 7 घंटे एक दिन के लिए जो है डाइव कर सकते हैं उसके अंदर, तो शेल फिश कलेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली शो करता है उनका जेनेटिक और साइकोलॉजिकल चेंज जो है, उनका जेनेटिक और साइकोलॉजिकल चेंज, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस की वजह से। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इनकी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। तो और इनके में जीन वेरिएंट है वो डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं RS66930627। इन ये जेजू जो यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको बोलते हैं जेजू रेजिडेंट्स, इनमें ये जीन पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये कम जो है हाइपरटेंशन के मरीज़ कम होते हैं यहाँ पे, और जो बेसिकली हार्ट डिजीज़ रिलेटेड होती है और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन है वो यहाँ पे कम होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये वहाँ जेजू के बारे में बताया गया है बेसिकली इसमें। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली हमारा ये गट बैक्टीरिया के बारे में, कि कैसे ह्यूमन का गट हेल्थ जो क्लाइमेट चेंज के साथ चेंज हो रहा है। तो इसमें बोला गया है कि जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो उसकी वजह से हमें आगे फूड शॉर्टेज हो सकता है, तो उससे हमारा जो गट बैक्टीरिया है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो सकता है और अंडर नरिशमेंट का रिस्क बढ़ सकता है। तो और इससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है जो हमारे फूड्स में, सी फूड्स में, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो जो है कम हो जाएगी, और जो हमारे गट इफेक्ट को हेल्थ कर सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है लो इनकम कंट्रीज़ पे पड़ेगा, और जो कम्युनिटीज़, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, जो लोकल फूड सोर्सेज पे डिपेंड करती हैं, उन पे बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन क्लाइमेट स्ट्रेसर्स का। और क्योंकि जैसे हाई टेम्परेचर स्ट्रेसर्स होते हैं वहाँ पे, और CO2 लेवल का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये गट माइक्रो बैक्टीरिया का रोल क्या है हमारे हेल्थ में? तो ये रोल ये है कि ये बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है, और जो हमारा ग्लूकोज रेगुलेशन है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये गट बैक्टीरिया। लो डाइवर्सिटी डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से जुड़ा है ये सब। और सिर्फ फूड ही नहीं, क्लाइमेट चेंज से वाटर, सॉइल और एनवायरमेंटल माइक्रोबैक्टीरिया भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि गट बैक्टीरिया को अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करते हैं। और तो इसमें बोला क्या गया है? तो इसमें बोला गया है कि जो है हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, क्लाइमेट जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ज़रूरत है,
इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ज़रूरत है आपका, और क्लाइमेट साइंस, जिसमें क्लाइमेट साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है ये सारे रिसर्च करें मिलके, और डेटा जनरेशन और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से गट बैक्टीरिया को इफेक्ट को समझना होगा हमें। और जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ अप्रोच है, जैसे प्रीबायोटिक एक बहुत फेमस हो रहा है, प्रीबायोटिक थेरेपी, जो जो बैक्टीरियाज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फ्यूचर में क्लाइमेट इंड्यूस्ड गस्ट हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकेगा इन सब से। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में था, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट एक स्टडी थी साइंस की, तो वो बता दी। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हम एडिटोरियल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एडिटोरियल ओपिनियन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस आर्टिकल में यहाँ पे इंडिया और यूके में अभी जो लास्ट 8 ईयर्स में है वो ट्रेड काफ़ी बढ़ा है 40%, और इंपोर्ट्स नियरली डबल्ड, और जो इंपोर्ट्स हैं वो नियरली डबल हुए हैं। तो बेसिकली जो फ़ायदा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मिनरल ऑयल, प्रीशियस सेमी स्टोन फर्म्स। अभी इंडिया और यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स पे यूके ने 99% इंडियन एक्सपोर्ट पे यूके ने ज़ीरो ड्यूटी लगाई है। और तो इससे बेसिकली जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बेनिफिट होगा। हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई थी इन सब चीज़ों के लिए, कॉस्मेटिक, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, मतलब लैम्प, सैलमन, इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी होती है, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इन सब पे बेसिकली कम किया गया था। और इंडिया ने भी जो है हाफ़ कर दिया टैरिफ, जो 150% से 175% पे कर दिया है, किस पे, जो विस्की और गिन पे, विस्की और जो गिन वहाँ से आती थी उस पे। अभी रुपी डिप्रिशिएट कर गया 42 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये बेसिकली हुआ किस वजह से कि कंसिस्टेंट जो डिमांड थी, आपकी डॉलर डिमांड जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने काफ़ी डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट किया। तो इसलिए पिछले 5-2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा शार्पली जो है डिप्रिशिएट हुआ है रुपी 42 पैसा। तो डिप्रिशिएशन का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में रुपी का वैल्यू कम हो गया है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली ग्लोबल राइस प्राइसेस के बारे में है, जो कि काफ़ी गिर चुका है, बट आगे ज़्यादा गिरने के चांसेस कम है। और तो इंडिया के पास अभी हमारा राइस स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लगभग 63 मिलियन टन है, और एशिया में रिकॉर्ड राइस प्रोडक्शन होने वाला है पूरा टोटल। इस वजह से आगे ज़्यादा प्राइस बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और इससे फ़ायदा बेसिकली सस्ता राइस मिलेगा तो अफ्रीकन कंज्यूमर्स को होगा, और बट एशियन फार्मर्स की इनकम पर असर पड़ सकता है क्योंकि कम दाम मिल रहा है। और इंडिया से राइस एक्सपोर्ट लगभग 25% जो है एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है इस बार। और तो इंडिया टॉप एक्सपोर्टर भी बन सकता है इस बार, क्योंकि मानसून अच्छा होने का फोरकास्ट है जब भी 2025 में, और तो अब जो कि प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि प्राइस स्टेबल शायद ना रहे। तो यही बेसिकली इस आर्टिकल में पूरे बताया गया है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे यूएस ने अभी क्रिटिकल मिनरल डील अफ्रीका के साथ साइन किए, ग्रेट लेक्स रीजन में एक जो इम्पोर्टेंट एक क्रिटिकल मिनरल डील परस्यू करने के लिए है। तो ये बस बेसिकली न्यूज़ है, जो कि भी यूक्रेन से पहले थी इसकी, फिर अभी यहाँ पे अफ्रीका में भी ग्रेट लेक के पास यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल डील की यूएस ने। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये बहुत ये रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, कोई डिफेंस सिस्टम में यूज़ होते हैं, क्लीन एनर्जी जनरेट करने में यूज़ होते हैं। तो और भी इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मेटल में होता है, टैंटेलम हो गया, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब टाइप के मिनरल्स हैं उनकी जो है डील की है यूएस ने। फिर यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है सॉफ्ट डेटा, इन्वेस्टर्स सॉफ्ट डेटा पे देख रहे हैं डायरेक्शन देखने के लिए। तो सॉफ्ट डेटा बेसिकली होता क्या है, सॉफ्ट डेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी की फीलिंग्स, ओपिनियन या किसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, जैसे कस्टमर फीडबैक, सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सब नहीं होता है, बल्कि किसी का फीलिंग, ओपिनियन या एक्सपीरियंस होता है। और इसका यूज़ जो है ह्यूमन के बिहेवियर और जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उसको समझने के लिए होता है। तो ये ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है हार्ड डेटा के कंपैरिजन में। तो इस डेटा के साथ जो है इन्वेस्टर्स जो है बेसिकली अपना रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
ये था आज का न्यूज़पेपर हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आज के न्यूज़पेपर में बता दिया आपको। आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा कि सॉफ्ट डेटा क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और यूएस की जो क्रिटिकल मिनरल डील हुई है अफ्रीका के साथ ग्रेट लेक में, जो ग्लोबल प्राइसेस कैसे कम हो रहे हैं और कैसे प्रोडक्शन अभी ज़्यादा है एशिया में, तो आगे ज़्यादा कम गिरने की उम्मीद है। और फिर हमने यहाँ पे देखा रुपये डिप्रिशिएट किया, और इंडिया यूके का जो ट्रेड है वो सर्च किया, और एफटीए के बारे में जाना कि इंडिया यूके के बीच में एफटीए हुआ है। फिर उसके बाद में जो है हमने देखा यहाँ पे कोरिया की जो जीजूज करके है, जो साउथ कोरिया में, जो उनका कैसे जेनेटिक अडाप्टेशन के साथ वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, प्लस ह्यूमन गट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज के साथ। और फिर उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे बढ़ता जा रहा है इंडिया में, क्या हमें देखने की ज़रूरत है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जाना थोड़ा। और फिर उसके बाद में पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो हमने देखी। और एनआईए के बारे में फिर यहाँ पे जाना हमने। और फिर यहाँ पे जो भी पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड सारी न्यूज़ है उसके बारे में जाना। फिर आईएमडी के बारे में जाना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जाना। त्रिशूर पूर्णम जो केरला का फेस्टिवल है उसके बारे में जाना। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड न्यूज़ थी उसके बारे में देखा हमने। तो ये आज था न्यूज़ आर्टिकल का डिस्कशन। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें भी देखिए न्यूज़ आर्टिकल आपको इसी में कवर कर देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी में बता देता हूँ, ताकि आपको अलग से देखने की ज़रूरत ना पड़े। अलग से देखने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैं इसमें बता देता हूँ, आपकी कवर कर देता हूँ। तो आप न्यूज़पेपर इसी में से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में अपना जो रेगुलर मेन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।